आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास बर्लिन कांग्रेस से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स देखेंगे उसके हम लोग जो हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स में आते हैं, जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के और बीबीएमक्यू धनबाद यूनिवर्सिटी जो है उसके सेकंड सेमेस्टर में ये सिलेबस है। आइए देखते हैं। तो क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 ईस्वी तक चला था तथा 1856 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ क्रीमिया युद्ध का अंत हुआ था। यानी क्रीमिया युद्ध के बाद क्रीमिया युद्ध को रोकने के लिए पेरिस की संधि हुई थी। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्रीमिया के युद्ध में पहली बार महिलाओं ने युद्ध सैनिक नर्सों के रूप में कार्य किया और घायल सैनिकों की सेवा की। इस संबंध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उल्लेखनीय है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया युद्ध के समय घायल सैनिकों की खूब सेवा की थी और जब शाम ढलने के बाद युद्ध बंद हो जाता था तो घायल सैनिकों के पास लैंप ले जा करके नाइटिंगेल सेवा करती थी उनकी, इसलिए उन्हें द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। क्रीमिया युद्ध से ही रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। आप इंटरनेशनल रेड क्रॉस संस्था की नाम सुने होंगे, वो क्रीमिया युद्ध से ही इस संस्था का जन्म हुआ। इंटरनेशनल रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। जर्मनी के शहर बर्लिन में 1878 ईस्वी में बर्लिन कांग्रेस आयोजित हुआ था और यह 13 जून 1878 से 13 जुलाई 1878 ईस्वी तक चला था। इसमें जर्मनी का राजनीतिज्ञ बिस्मार्क ने ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई थी। आपको पूछा जा सकता है बर्लिन कांग्रेस में किसने ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई थी, तो जवाब होगा बिस्मार्क ने। ऑनेस्ट ब्रोकर की भूमिका, इंग्लिश में बोलेंगे ईमानदार दलाल को ऑनेस्ट ब्रोकर की भूमिका निभाई थी बिस्मार्क, जो जर्मनी का ही राजनीतिज्ञ था। एक्चुअली वो जर्मनी का चांसलर था। बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने ही की थी। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने ही की थी। रूस और तुर्की के बीच 1877 में एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध सेन स्टीफेनो की संधि के द्वारा ही बंद हुआ था। सेन स्टीफेनो की संधि 3 मार्च 1878 को हुई थी रूस और तुर्की के बीच में। तो आपको याद रखना है, सेन स्टीफेनो की संधि रूस और तुर्की के बीच में हुई थी और 3 मार्च 1878 को हुई थी। बर्लिन कांग्रेस से वापस लौटने के बाद ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कहा था, बर्लिन से मैं सम्मान सहित शांति लाया हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बार बार पूछता है कि ये कथन किसका है। बर्लिन कांग्रेस में जो समझौते हुए थे, तो उस समझौते के बाद जब उस समझौते में उस कांग्रेस में भाग लेने के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब इंग्लैंड पहुंचे तो अपने इंग्लैंड वासियों के पास भाषण देते समय उन्होंने कहा था कि बर्लिन से मैं ससम्मान या सम्मान सहित शांति लाया हूं। ये कथन प्रधानमंत्री डिज़रायली का है। कहाँ के प्रधानमंत्री? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का कथन है ये, इसको याद रखिएगा। आइए अब हम लोग जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार जो है वो रूस के राजा को कहा जाता है और ये द्वितीय जो है 1855 से 1881 ईस्वी तक शासन किए थे। 1855 में जार निकोलस प्रथम की मृत्यु के बाद रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय सम्राट बना और अब रूस में महान सुधारों का युग आरंभ हुआ। आपको पूछा जा सकता है रूस में महान सुधारों का युग किस शासक के समय से शुरू हुआ, तो आपको बताना होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय से शुरू हुआ और ये 1855 से शुरू हुआ। अगर ईस्वी पूछेगा तो 1855 से शुरू हुआ। रूस में महान सुधार जो है उसका युग शुरू हुआ अलेक्जेंडर द्वितीय से। 1860 ईस्वी में रूस में 4 करोड़ कृषि दास थे। इसमें से 2 करोड़ राजकीय परिवार के अधीन और 2 करोड़ कुलीन लोगों के पास और चर्च के अधीन दास थे।
19 फरवरी 1861 ईस्वी को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा समाप्ति की घोषणा कर दी और मुक्तिदाता जार कहलाए। आपको पूछा जा सकता है कि रूस में कृषक दासों को दासता से मुक्त कब किया गया, तो 19 फरवरी 1861 को कृषक दासों को दास प्रथा से मुक्त कर दिया गया। इसलिए अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार भी कहा जाता है। आपको सिर्फ पूछा जा सकता है कि चार जो है जारों के नाम दे देंगे, बोलेंगे इसमें कौन मुक्तिदाता जार कहलाता है, तो आपको याद रखना होगा अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार कहते हैं। 1855 से 1861 ईस्वी के बीच जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने विश्वविद्यालय पर लगे कष्टदायी प्रतिबंधों को भी हटा दिया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जैसा कि हमने पढ़ा कि महान सुधारों का युग, उसके समय में कई सुधार उन्होंने किए, तो विश्वविद्यालय पर लगे कटिबंध जो कष्टदायी प्रतिबंध थे उसको भी हटा दिया। 1874 ईस्वी में सेना के सुधार का कानून पास किया तथा 20 वर्ष के युवा के लिए 6 वर्षीय सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी। आपको पूछा जा सकता है कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 20 वर्ष के युवा के लिए कितने वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य की थी, तो 6 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य की थी, यानी सभी को 6 वर्ष तक सेना में रहना जरूरी था। और ये कब किया गया था, तो 1874 में। किस राजा ने किया था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार भी राजा होता है, सम्राट होता है। 1863 ईस्वी में पोलैंड विद्रोह के बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय उग्रवादी से प्रतिक्रियावादी हो गया। पोलैंड का शासन या पोलैंड उस समय रूस के राजा के अधीन ही था और 1863 में पोलैंड में विद्रोह हो गया। इतना ज़्यादा सुधार करने के बाद भी विद्रोह होने के कारण जो राजा बहुत उदारवादी था वह प्रतिक्रियावादी हो गया, यानी अब वो रिएक्शंस देने लगा, लोगों के जो सुधार कार्य करते उसको रोक दिया। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय ही निहिलिस्ट आंदोलन या शून्यवादी आंदोलन हुआ था। 1870 से 1875 ईस्वी में शून्यवाद शब्द का प्रयोग तुर्गनेव ने अपने उपन्यास फादर्स एंड सन्स में किया था। तो आपको पूछा जा सकता है शून्यवादी आंदोलन किस जार के समय हुआ था, तो अलेक्जेंडर द्वितीय के समय हुआ था 1870-75 में। और इसमें शून्यवादी का क्या मतलब है, शून्यवाद क्या है, तो विशेष प्रकार के सरकारों के लिए वो टर्म यूज होता है। और सबसे पहले इस शब्द का, शून्यवाद शब्द का प्रयोग तुर्गनेव ने अपने उपन्यास फादर्स एंड सन्स में किया था। आपको ये भी पूछ सकता है फादर एंड सन्स किसका उपन्यास है या इसके लेखक कौन है, फादर्स एंड सन्स के लेखक कौन है, तो तुर्गनेव है। आपको बताना होगा फादर्स एंड सन्स के लेखक जो हैं वो तुर्गनेव हैं, ऐसे बताना होगा। 1870 ईस्वी के बाद रूस में समाजवादियों का उदय हुआ। इसका केंद्र ज्यूरिख था और नेता लोरोव था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए रूस के प्रत्येक भाग में लैंड एंड लिबर्टी नामक संस्था की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है कि लैंड एंड लिबर्टी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने की थी। क्यों, राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए। बैंक ऑफ रसिया की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ रसिया की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है बैंक ऑफ रसिया की स्थापना कब हुई। 13 मार्च 1881 ईस्वी को जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई। आपको यह भी पूछा जा सकता है जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कब कर दी गई, तो आपको बताना होगा 13 मार्च 1881 ईस्वी को जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी गई। बिस्मार्क की विदेश नीति, अगला चैप्टर आपको जो पढ़ना बिस्मार्क की विदेश नीति। इसमें से जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का पहला चांसलर था। वस्तुतः 1871 ईस्वी में एक नया जर्मनी, एकीकृत जर्मनी बना था और इस नए एकीकृत जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बिस्मार्क को बनाया गया, क्योंकि बिस्मार्क के प्रयासों से ही जर्मनी एकीकृत हुआ था और 1890 ईस्वी तक वह जर्मनी का चांसलर बना रहा। आपको पूछा जा सकता है कि कब से कब तक बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, तो आपको बताना होगा 1871 ईस्वी से लेकर के 1890 ईस्वी तक बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर बना रहा। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी पूछ लेता है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना होगा बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को हुआ था। 3 सम्राटों का संघ में रूस
जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया थे। एक्चुअली जब 1871 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क बना तो उसके समक्ष कई चुनौतियां थी। उसके समक्ष जो हैं वो कई चुनौतियां थी और इन चुनौतियों को सुलझाने के लिए उसने क्या किया कि गुप्त संधियों का दौर शुरू किया। गुप्त संधियां करने लगा राष्ट्रों के साथ, और ये गुप्त संधियां भी आगे हमको पता है, आपको जानते होंगे, ये गुप्त संधियां भी एक कारण बन गई विश्व युद्ध की। तो अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, जर्मनी को मजबूत करने के लिए बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की प्रथा शुरू की थी यूरोप में। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 1871 ईस्वी में ही 1871 ईस्वी में 3 सम्राटों के संघ का संघ बनाया, जिसमें रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे। और ये कहाँ हुआ था इसका गठन? 3 सम्राटों के संघ का गठन कहाँ हुआ था? ड्राई कैशर बंद में, ड्राई कैशर बंद में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 सम्राटों के संघ में कौन कौन से देश शामिल थे? तो जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया थे। और ये कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ड्राई कैशर बंद में 3 सम्राटों का संघ। इसका मुख्य नेता जो है, जो इस 3 सम्राटों का संघ करवाना चाहता था, वो बिस्मार्क ही था। द्विराष्ट्र संधि 1879 ईस्वी में हुआ था, जिसको ड्यूअल अलायंस कहते हैं, और ये रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। और जब फिर बिस्मार्क को लगा कि जो 3 सम्राटों का संघ है उसमें किसी प्रकार का लगता है कि फिर कमी आ गई है, उसमें ढीलापन आ गया है, तो उसने 3 सम्राटों के संघ का रिवाइवल यानी पुनर्जीवन उसको दिया 1884 ईस्वी में। यानी फिर तीनों मिले और तीनों ने अपनी संधि को फिर पुख्ता किया, रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। और जर्मनी और रूस जो है उन्होंने फिर पुनः आश्वासन संधि की 1887 ईस्वी में। बोलेगा जर्मनी और रूस ने पुनः आश्वासन संधि फिर कब की? 1887 ईस्वी में। त्रिराष्ट्र संधि 1882 ईस्वी में। ट्रिपल अलायंस कहते हैं इसको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच है। ये देखिए, वस्तुतः जब जर्मनी को लगा कि रूस जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रह सकता, या हम रूस को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वो हमारे गठबंधन से दूर जा सकता है, इसलिए उसने क्या किया, उसने इटली को जोड़ लिया। ऑस्ट्रिया तो था ही उसके साथ, जर्मनी के साथ इटली को जोड़ लिया। और 1882 ईस्वी में इन लोगों ने त्रिराष्ट्र संधि, ट्रिपल अलायंस नाम से एक संधि की। ठीक है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जर्मनी का सम्राट कौन था? तो कैसर विलियम द्वितीय था। यह 1888 से 1918 ईस्वी तक सम्राट रहा था। आपको पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क की नीति क्या कहलाती है? तो बिस्मार्क की नीति लौह एवं रक्त की नीति कहलाती है। लौह एवं रक्त की नीति किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी। ये जो बहुत सारी संधियां हुई, या प्रथम विश्व युद्ध में सभी यूरोप के राष्ट्र, जर्मनी, फ्रांस वगैरह में जो दुश्मनी थी, उसमें एक बहुत प्रमुख कारण रहा है अल्सस लॉरेन क्षेत्र। ये एक क्षेत्र है जो फ्रांस का था, जिसे 1871 ईस्वी में जर्मनी ने अपनी ताकत के बल पर हड़प लिया था। तो पूछा जा सकता है कि अल्सस लॉरेन किस जो क्षेत्र है वो किस देश का है? तो फ्रांस का क्षेत्र है। आइए देखते हैं प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला था वो। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के जब समाप्त हुआ तो उसको समाप्त करने के लिए पेरिस का शांति सम्मेलन बुलाया गया, और 18 जनवरी 1919 ईस्वी को इसमें 32 राष्ट्रों ने भाग लिया। 32 राष्ट्रों ने भाग लिया। तो पेरिस शांति सम्मेलन के तहत, जिसमें यूरोप के सभी देश और अमेरिका ने भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए, और जब प्रथम विश्व युद्ध रुक गया तो उसमें समझौते के लिए, तो सभी विजित राष्ट्र जो जीत गए थे उन लोगों ने हारे हुए राष्ट्रों के साथ 5 संधियां की। हारे हुए राष्ट्रों के साथ
5 संधियां की। तो हारे हुए जो प्रमुख राष्ट्र थे उन्हीं के साथ ये संधियां हुई और सबके साथ अलग अलग हुआ। तो हारने वाले में सबसे प्रमुख जर्मनी था, फिर ऑस्ट्रिया और हंगरी था, फिर बुल्गारिया था, फिर एक्चुअली ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ रहते थे इसलिए हंगरी यहाँ पर लिख दिया गया, हंगरी के साथ अलग से संधि की गई, और फिर तुर्की था। तो इन सभी के साथ अलग अलग संधियां हुई। तो क्या क्या संधियों के नाम है वो जान लीजिए, ये पूछा जा सकता है, मिलाने के लिए भी दे सकता है। वर्साई की संधि जर्मनी के साथ, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ, न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ, त्रियानो की संधि हंगरी के साथ और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ किया गया। और सबकी तिथियां ये दी हुई हैं। और जब ये संधियां हो गई तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। और इसके तहत जर्मनी के साथ कौन सा समझौता हुआ? वर्साई की संधि हुआ। वर्साई की संधि किसके साथ हुआ? जर्मनी के साथ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा या सेराजेवो में हत्या करना था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को दोषी मानते हुए 48 घंटे की मोहलत दी थी और 11 मांगों की एक सूची दी थी। मांग पूरा नहीं होने पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो तात्कालिक कारण अगर पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग बताएंगे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सेरेजोवा में हत्या होना था। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ब्लैक हैंड नामक आतंकी संगठन के एक युवा ने किया था। कौन से आतंकी संगठन? ब्लैक हैंड, काला हाथ। कौन सा? काला हाथ। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बंट गया था। कौन कौन? एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और यूएसए। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और यूएसए। धुरी राष्ट्र में कौन कौन है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली को धुरी राष्ट्र कहा जाता है। ये वही 1882 ईस्वी में जो ट्रिपल अलायंस, यही ट्रिपल अलायंस है। ट्रिपल अलायंस यही है। ये रूस पहले इन लोगों के साथ में था, लेकिन देखा कि जर्मनी जो है उसके खिलाफ काम कर रहा है। जर्मनी के हित और रूस के हित आपस में टकरा रहे थे, इसलिए रूस जो है वो मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, यूएसए और कई देश थे, लेकिन प्रमुख देश यही थे। उसी तरह धुरी राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्र हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। गुप्त संधियों का जन्मदाता जैसा कि हमने पहले पढ़ा बिस्मार्क ही था। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है, ने ट्रिपल अलायंस की थी। ये तो अभी हमने पढ़ा था। 1907 ईस्वी में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस यानी रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ कब मिला? 1907 ईस्वी में। इसको त्रिदेशीय मैत्री संघ बोला जाता है, जिसको हम लोग मित्र राष्ट्र बोलते हैं। ट्रिपल इंटैटी बोला जाता है इसको। अमेरिका अप्रैल 1917 ईस्वी में विश्व युद्ध में शामिल हुआ। आपको पूछा जा सकता है कि अमेरिका विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अप्रैल 1917 ईस्वी में। क्यों शामिल हुआ? जब जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसिटानिया नामक जहाज को समुद्र में डुबो दिया गया, तो उस जहाज में मरने वाले 153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति जो थे वो अमेरिकी थे, अमेरिका के नागरिक थे। इसलिए अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पेरिस शांति सम्मेलन से हुई। इस सम्मेलन में 32 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिनमें 4 राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कौन कौन से 4 राष्ट्र थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वे थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। तो अमेरिका का कौन भाग लिया था वहां? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भाग लिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भाग लिया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो ने भाग लिया था और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो ने भाग लिया था। इन सभी को बिग 4 के नाम से जाना। पेरिस शांति सम्मेलन के बिग 4 वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंसो और ऑरलैंडो थे, या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली थे। सम्मेलन में पराजित राज्यों से समझौते के लिए 5 संधियों का प्रारूप तैयार हुआ। कितने संधियों का? 5 संधियों का प्रारूप तैयार होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया था ना
देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संधियाँ थी? वर्साई की संधि, सेंट जर्मन की संधि, न्यूली की संधि, त्रियानो की संधि और सेब्र की संधि। वर्साई की संधि, सेंट जर्मन की संधि, न्यूली की संधि, त्रियानो की संधि और सेब्र की संधि। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 की हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रसंघ ने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 20 वर्षों तक कार्य किया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ ने राष्ट्रसंघ को समाप्त कर दिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना वस्तुतः विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था, लेकिन राष्ट्रसंघ इस कार्य को करने में असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसलिए माना जाता है कि विधिवत 19 अप्रैल 1946 ईस्वी को राष्ट्रसंघ को समाप्त घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि 1939 में युद्ध शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध 45 तक चला, और 46 में जब इस पर मंथन हो रहा था तब उन लोगों ने राष्ट्रसंघ को समाप्त किया और एक नई संस्था गठित की गई थी, यूनाइटेड नेशन। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ फिर घोषित नया संस्था बना और उसने फिर अच्छे से काम किया, आज तक काम कर रहा है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रसंघ बना था वो अच्छा से काम नहीं कर सका था, इसलिए उसको 19 अप्रैल 1946 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वो विफल हो गया। उसके रहते द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जबकि उस राष्ट्रसंघ की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, जो न केवल यूरोप बल्कि संपूर्ण विश्व की महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। जो रूस की क्रांति थी 1917 की, बोल्शेविक क्रांति, वो पूरे विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1917 में रूस में 2 क्रांतियां हुई, पहली मार्च की क्रांति और दूसरी नवंबर की क्रांति। मार्च की क्रांति और मार्च 1917 में क्रांति हुआ और नवंबर 1917 में क्रांति हुआ, और ये दोनों क्रांतियां जो हैं एक ही क्रांति के 2 अध्याय के रूप में हैं। ठीक है। रूस का घटनाक्रम को अगर हम देखें तो 1905 ईस्वी में रूस में ड्यूमा की स्थापना हो गई थी, जो संसद का प्रथम सदन के रूप में कार्य करता था, संसद के प्रथम सदन के रूप में काम करता था। ड्यूमा एक्चुअली आज हम लोग रूस के संसद को ही ड्यूमा कहते हैं, तो वो संसद का प्रथम सदन है के रूप में उस समय कार्य कर रहा था। जुलाई 1906 ईस्वी में प्रथम ड्यूमा भंग हुआ और जून 1907 ईस्वी में द्वितीय ड्यूमा भंग हुआ। इसको याद रखना है आप लोगों को। रूस का जार निकोलस द्वितीय अंधविश्वासी और अयोग्य शासक था। उस पर महारानी अलेक्जेंड्रा का विशेष प्रभाव था, जो स्वेच्छाचारी शासन की पक्षपाती थी और रास्पुटिन नामक एक साधु के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। रास्पुटिन अपने प्रभाव का प्रशासन पर गलत प्रयोग करता था, अतः राजदरबार में एक गुट रास्पुटिन का विरोधी हो गया और दिसंबर 1916 ईस्वी में रास्पुटिन की हत्या कर दी गई। 7 मार्च 1917 को रूस की राजधानी पेट्रोग्राड में क्रांति भड़क उठी। 8 मार्च 1917 को मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और शहर की सड़क पर रोटी दो, युद्ध बंद करो, अत्याचारी शासन का नाश हो का नारा लगाने लगे। क्या नारा था उनका? रोटी दो, युद्ध बंद करो। युद्ध कौन सा? ये प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिया था ना रूस, तो वहाँ महंगाई 700 गुना तक बढ़ गया था, तो युद्ध से लोग परेशान थे, इसलिए वो चाहते थे युद्ध बंद करो और अत्याचारी शासन का नाश हो, ये नारा लगा रहे थे। 13 मार्च 1917 को राजधानी पर मजदूरों का अधिकार हो गया। 14 मार्च 1917 को ड्यूमा और मजदूरों की सोवियत को मिलाकर एक कर दिया गया और एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। कितना? 14 मार्च 1917 को, जिसका नेता प्रिंस लवोव था। इसमें अलेक्जेंडर करेंस्की, मिल्युकोव तथा गुचकोव को शामिल किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च 1917 में जो अस्थायी सरकार बनी थी उसमें उसका प्रमुख कौन था? तो प्रिंस लवोव था उसका प्रमुख, और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो अलेक्जेंडर करेंस्की, मिल्युकोव और गुचकोव। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया और इस प्रकार 300 वर्षों से शासन करने वाले जारों के रोमानॉफ वंश का अंत हो गया। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय जो है
इस वंश का अंतिम शासक था। ये आपको पूछा जा सकता है कि रूस में अंतिम जार कौन सा था? जार निकोलस द्वितीय। उसके बाद वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हो गई और साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। जून 1917 में सोवियत पेट्रोग्राड ने सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस बुलाई। आपको पूछा जा सकता है अखिल रूसी कांग्रेस कब बुलाई गई थी? तो जून 1917 में। कहाँ? तो पेट्रोग्राड, जो उस समय रूस की राजधानी थी, जिसमें क्रांतिकारी, समाजवादी, बोल्शेविक, मोन्शेविक सभी प्रतिनिधि शामिल थे। कांग्रेस ने घोषित किया, रूसी कांग्रेस ने घोषित किया, रूसी कांग्रेस कौन सा? यही बोल्शेविकों का, मेंशेविकों का, सभी का जो ये कांग्रेस बुलाई गई थी, उसी ने घोषित किया केवल राजनीतिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी जरूरी है। अतः जुलाई 1917 को अस्थायी सरकार जो लवोव के नेतृत्व में बना था, जिसमें केरेंस्की वगैरह शामिल थे, उसके खिलाफ विद्रोह हो गया। जो सरकार मार्च में बनी थी उसी के खिलाफ जुलाई 1917 में विद्रोह हो गया। सरकार ने बोल्शेविकों पर कहर ढाना शुरू किया, गिरफ्तार करना शुरू किया, उनका दमन करना शुरू किया और इस प्रकार आंदोलन और तीव्र हो गया। तो सरकार जब बोल्शेविकों पर कहर ढाने लगी तो उसमें बहुत सारे जो नेता थे उसके वो वहाँ देश छोड़कर भाग गए, जिसमें लेनिन भी था। अभी हम आगे बताते हैं। प्रिंस लवोव को विरोध के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु जब तीव्र विरोध होता ही रहा तो प्रिंस लवोव ने त्यागपत्र दे दिया। केरेंस्की ने सरकार बनाई और जब प्रिंस लवोव त्यागपत्र दे दिया तो केरेंस्की ने सरकार बना लिया। अब केरेंस्की जो है सरकार का अस्थायी सरकार प्रमुख हो गया, पर बोल्शेविक इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। मेंशेविक भी मंत्रिमंडल में शामिल जो थे वो भी अलग हो गए और ये काम जो चल रहा था वो बोल्शेविकों ने प्रावदा नामक एक समाचार पत्र से अपने विचार और का प्रसार कर रहे थे और उसमें मुख्य बात उनकी क्या होती थी? तो वो कहते थे कि युद्ध समाप्त हो, किसानों को खेत मिले तथा गरीबों को रोटी मिले। ये बात ध्यान देने वाली कि बोल्शेविकों का नारा क्या था और किस समाचार पत्र से अपने विचारों का प्रसार करते थे वो। तो हमको बताना होगा कि प्रावदा नामक समाचार पत्र से बोल्शेविक जो है वो अपने विचारों का प्रसार करते थे और उनका उसमें नारा क्या होता था? युद्ध समाप्त हो, किसानों को खेत मिले, गरीबों को रोटी मिले। जबकि मार्च वाली क्रांति में नारा अलग था, युद्ध समाप्त करो, रोटी दो, ये था वहां पे नारा जो हम लोग देख रहे थे। 3 अप्रैल 1917 को लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा। मई 1917 में ट्राटस्की अमेरिका से पेट्रोग्राड पहुंचा, जो बोल्शेविक नहीं था पर सहयोग कर रहा था। बोल्शेविकों ने जब मार्च में क्रांति हो रही थी उस समय 3 अप्रैल को मार्च की सरकार अस्थायी सरकार बन गई। तब 3 अप्रैल 1917 को लेनिन पेट्रोग्राड पहुंचा, यानी राजधानी, रूस की राजधानी पहुंचा और मई 1917 में ट्राटस्की अमेरिका से पेट्रोग्राड पहुंचा। और इस तरह से जुलाई 1917 से केरेंस्की की सरकार ने बोल्शेविकों को गिरफ्तार करना जब शुरू किया तो लेनिन भागकर फिनलैंड चला गया। ये भी पूछ सकता है कि लेनिन भागकर कहाँ चला गया, और वहीं से क्रांति को दिशा देने लगा। और उसने क्या किया, जब वहां से दिशा दे रहा था, दिशा देने के लिए यहाँ एक पत्रिका तो चलती थी प्रावदा। 23 अक्टूबर 1917 को सशस्त्र क्रांति का दिन निश्चित किया। आपको ये भी डेट याद रखना चाहिए कि लेनिन ने कब सशस्त्र क्रांति का दिन निश्चित किया। तो 23 अक्टूबर 1917। बोल्शेविक स्वयंसेवक दल को लाल कुर्ती सेना कहते थे। बोल्शेविकों ने अपना एक स्वयंसेवक दल तैयार कर लिया था जो लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड गार्ड्स कहा जाता था और इनकी संख्या लगभग 25,000 के आसपास थी। 6 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, टेलीफोन केंद्र, सरकारी भवनों पर इन स्वयंसेवकों ने, लाल कुर्ती सेना के स्वयंसेवकों ने, यानी बोल्शेविक स्वयंसेवक दलों ने जो है वो अधिकार कर लिया। और इसके बाद रूस की सेना भी जो है वो लाल कुर्ती सेना के साथ आकर मिल गई, यानी बोल्शेविकों के साथ आकर के मिल गई। 7 नवंबर 1917 को केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। केरेंस्की की अस्थायी सरकार थी ना, और इसी के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, तो केरेंस्की भाग गया। बोल्शेविकों का राजधानी पेट्रोग्राड पर अधिकार हो गया। अब बोल्शेविकों का राजधानी पेट्रोग्राड पर
अधिकार हो गया। 8 नवंबर 1917 को नई सरकार का गठन हुआ। लेनिन इस सरकार का अध्यक्ष बना। लेनिन इस सरकार का अध्यक्ष बना तथा ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया गया। ट्राटस्की को विदेश मंत्री, लेनिन अध्यक्ष बना और ट्राटस्की विदेश मंत्री बना। तो ये बात याद रखना कि बोल्शेविक सरकार बनने के बाद जब लेनिन अध्यक्ष बना तो विदेश मंत्री कौन बना? तो ट्राटस्की बना। लेनिन ने नवंबर 1917 से 1924 तक शासन किया। लेनिन ने कितना दिन तक शासन किया? तो नवंबर 1917 से 1924 ईस्वी तक शासन किया। रूस में नई बोल्शेविक सरकार बनने के बाद प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि विश्व युद्ध में फंसे रहने के कारण रूसी सरकार को बहुत ही घाटा हो रहा था। इसके लिए उसने क्या किया? जर्मनी जो कि ध्रुव विरोधी था उसका, और उसी के साथ उसका युद्ध चल रहा था, इसलिए उसने क्या किया? रूस ने जर्मनी के साथ एक मार्च 1918 ईस्वी में संधि कर ली। कौन सी संधि की? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर ली। ये याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि बोल्शेविक सरकार बनने के बाद किस संधि के तहत रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया, तो आपको बताना होगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया। और कब किया? तो मार्च 1918 ईस्वी में किया। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नवीन आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लेनिन एक आर्थिक नीति की घोषणा की थी, और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। तो ये पूछ सकता है कि नवीन आर्थिक नीति रूस में किसने लागू किया था? तो लेनिन ने। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं हम लोग फाशीवाद, मुसोलिनी का उदय। फाशीवाद शब्द, फासिस्ट की उत्पत्ति लैटिन शब्द फासियो से हुई है। फासीवाद शब्द या फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फासियो से हुई है। इसका मतलब होता है छड़ियों के बंडल को, जो इसका क्या मतलब होता है? छड़ियों का बंडल। इसी को इंग्लिश में फैसेस कहते थे, इंग्लिश नहीं लैटिन में। और ये क्या, इसका मतलब क्या होता था? यह सत्ता का प्रतीक समझा जाता था। यह शक्ति, एकता और अनुशासन का भी प्रतीक समझा जाता था। फासीवादियों के लिए एकता का महत्व था। वे एक राज्य, एक झंडा, एक नेता में विश्वास करते थे। फाशीवाद ही जो इटली में फाशीवाद था, ये फाशीवाद का जन्म कहाँ होता है? इटली में। और जो फाशीवाद था वही जर्मनी में नाजीवाद था। वो भी कहता था एक राज्य, एक झंडा, एक नेता। फाशीवाद काली कमीज पहनते थे। अभी हमने देखा ना कि वहाँ रेड शर्ट्स पहनते थे बोल्शेविक स्वयंसेवक दल। यहाँ फाशीवादी जो मुसोलिनी के स्वयंसेवक थे वो क्या पहनते थे? तो काली कमीज पहनते थे, ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। और ये उग्र राष्ट्रवाद और सैनिकवाद, तानाशाह ही के समर्थक थे। समझे? और सब जो है वो कौन थे? मुसोलिनी के सब शिष्य थे। मुसोलिनी के शिष्य में चेले थे, उनके समर्थक थे। तो अब आइए मुसोलिनी के बारे में जानते हैं। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में उत्तरी इटली के रोमानिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक समाजवादी लोहार थे, यानी समाजवादी विचारधारा के लोहार थे, तथा माता अध्यापिका थी। ये पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको जानिए। मुसोलिनी स्विट्जरलैंड के लोजेन एवं जेनेवा में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी को स्विट्जरलैंड भेजा गया था। मुसोलिनी जो है वो अवंती नामक एक समाजवादी पत्रिका का संपादक भी बन गया था 1912 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना, आगे हो सकता है कि कहीं हम लोग पढ़ेंगे। और मुसोलिनी ने पोपोलो डी इटालिया नामक पत्र 1914 ईस्वी में निकाला और सेना में, उसके बाद सेना में भर्ती हो गया था। आपको पूछा जा सकता है कौन सा पत्र उसने, मुसोलिनी ने निकाला था? तो उसका नाम है पोपोलो डी इटालिया। और किस समाजवादी पत्र का वो संपादक हो गया था? तो उसका नाम था अवंती। क्या नाम था? अवंती। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मुसोलिनी ने फासियो डी काम्बाटिमेंटो नामक दल बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इटली में मुसोलिनी ने फासियो डी काम्बाटिमेंटो नामक दल बनाया था। मुसोलिनी ने इस दल को सैनिक रूप दिया। इसके सैनिक ब्लैक शर्ट पहनते थे और
इनका अलग झंडा होता था। मुसोलिनी जो है दो व्यक्तियों से प्रभावित था। कौन कौन? एक जूलियस सीजर से और दूसरा नेपोलियन से। आपको पूछा जा सकता है मुसोलिनी किन व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित था? तो जूलियस सीजर और नेपोलियन से प्रभावित था। मुसोलिनी ने 22 सितंबर 1922 ईस्वी को स्पष्ट रूप से क्रांति का उद्घोष कर रोम की ओर का आह्वान किया। यानी मुसोलिनी ने 22 सितंबर 1922 ईस्वी को क्रांति की घोषणा कर दी और रोम की ओर आह्वान करना है, ये घोषणा की। 1921 ईस्वी के संसदीय चुनाव में मुसोलिनी के 34 सदस्य, कहीं कहीं आपको 35 सदस्य भी मिल जाएगा, निर्वाचित हुए थे, तो ये याद रखना है। 24 अक्टूबर 1922 ईस्वी को फासिस्टवादियों का विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 50,000 सशस्त्र फासिस्टवादी स्वयंसेवक भाग लिए। कितना? 50,000। 24 अक्टूबर 1922 को ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इसी सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया? सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा किया कि यदि उसकी मांगों को सरकार नहीं मानेगी तो अपने काली कुर्ती वाले दल के साथ वह 27 अक्टूबर 1922 को रोम पर आक्रमण करेगा। और ऐसा किया भी। 27 अक्टूबर 1922 को सशस्त्र काली कुर्ती स्वयं सैनिकों के साथ रोम की तरफ कूच कर गया। और 28 अक्टूबर 1922 को, उस समय फेक्टा की सरकार थी, फेक्टा प्रधानमंत्री थे इटली के, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा 29 अक्टूबर 1922 को इटली के राजा विक्टर इमैनुअल ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यानी इटली में मुसोलिनी को कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। बिना किसी लड़ाई के सिर्फ अपनी संख्या बल और अपने कार्यों के बदौलत वो सरकार बनाने तक चला गया। 30 अक्टूबर 1922 को रोम पहुंचकर मुसोलिनी ने सरकार बनाई। कब बनाई सरकार? 30 अक्टूबर 1922 को रोम पहुंचकर मुसोलिनी ने सरकार बनाई और बिना किसी युद्ध के मुसोलिनी का रोम पर अधिकार हो गया। 1926 ईस्वी में मुसोलिनी ने एक राज्यादेश की घोषणा द्वारा इटली के श्रमिकों के राष्ट्रीय सिंडिकेट को वैध बना दिया। आपको पूछा जा सकता है कि श्रमिकों के राष्ट्रीय सिंडिकेट को कब जो है कानूनी यानी वैध बना दिया मुसोलिनी? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में ही मुसोलिनी ने सामूहिक श्रमिक संघ या सामूहिक श्रमिक संबंध कानून के विधिक अनुशासन अधिनियम पारित किया। आपको पूछा जा सकता है सामूहिक श्रमिक संबंध कानून के विधिक अनुशासन अधिनियम कब पारित किया मुसोलिनी ने? तो 1926 ईस्वी। ज्यादातर काम उसने 1926 ईस्वी में इस तरह के किए। अक्टूबर 1936 में मुसोलिनी और हिटलर के बीच एक संधि रोम बर्लिन धुरी के नाम से प्रसिद्ध है। रोम चूंकि इटली और जर्मनी के बीच में, यानी इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर के बीच में अक्टूबर 1936 ईस्वी में एक संधि हुई जिसे रोम बर्लिन पैक्ट या रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, अभी हमने बताया था आपको 1912 ईस्वी में मुसोलिनी ने एक समाजवादी समाचार पत्र अवंती का संपादक बन गया था। और मुसोलिनी सरकार में कब से कब तक रहा? तो हम जानते हैं कि मुसोलिनी सरकार में 1922 से 1944 ईस्वी तक रहा था। 1922 से 1944 ईस्वी तक रहा था। अक्टूबर 1935 ईस्वी में इटली के मुसोलिनी ने फ्रांस का समर्थन प्राप्त कर अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया था। आपको पूछ सकता है कि इटली ने अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया था? तो अक्टूबर 1935 ईस्वी में आक्रमण किया था। इटली ने अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया था? तो अक्टूबर 1935 ईस्वी में आक्रमण किया था। या इसी बात को पूछ सकता है कि मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया था? तो अक्टूबर 1935 ईस्वी में किया था। मुसोलिनी ने इंग्लैंड के साथ एक संधि की थी जिसको जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं। ये 1937 में किया था। हिंदी में इसको बोलते हैं सज्जन समझौता। आपको पूछा जा सकता है कि सज्जन समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो हम बताएंगे इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इटली और इंग्लैंड के बीच में हुआ था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1937। किसके बीच? इटली और इंग्लैंड के बीच में। तो इस तरह से याद रखना आपको। आइए अब देखते हैं हम लोग जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर का उदय। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ब्रूनो गांव ऑस्ट्रिया में हुआ था।
कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रूनो गांव में हुआ था। और हिटलर कला प्रेमी था तथा आरंभिक जीवन में चित्र बनाकर जीविकोपार्जन करता था। बेचारा चित्र बनाता था वो, और चित्र बना बनाकर बेचता था या घरों में जाकर चित्र बनाता था। और ऐसा कोमल हृदय वाला व्यक्ति तानाशाह बना दे पूरे विश्व का। 1914 ईस्वी में युद्ध छिड़ जाने पर, 1914 ईस्वी में कौन सा युद्ध छिड़ा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने पर हिटलर जो है बावेरिया की सेना में भर्ती हो गया और युद्ध के दौरान उसने आयरन क्रॉस की पदवी पाई थी, यानी वीरता दिखाया युद्ध में और एक पदवी भी धारण कर लिया। युद्ध समाप्त होने पर हिटलर म्यूनिख आ गया और गुप्तचर विभाग में भर्ती हो गया। युद्ध समाप्त होने पर वो एक म्यूनिख आके एक गुप्तचर विभाग में भर्ती हो गया। और इसी समय म्यूनिख में श्रमिक दल नामक एक दल गुप्त रूप से सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना कार्य कर रहा था। इस दल में 6 सदस्य थे और 7वें सदस्य के रूप में हिटलर इसमें भर्ती हो गया और शीघ्र ही इस दल का नेता हो गया, जैसा कि वो थोड़ा सा काबिल व्यक्ति था ही। और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक संघ यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी रख दिया। इसी को नाजी पार्टी कहा गया। तो आपको पूछ सकता है कि नाजी पार्टी का राजनीतिक नाम क्या था? तो आपको बताना होगा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी या राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक संघ, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम संघ भी कह सकते हैं इसको, श्रमिक संघ को। लेबर पार्टी है, ठीक है। यही नाजी पार्टी थी। 8 नवंबर 1923 ईस्वी को हिटलर ने जर्मनी की सरकार वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन सफल नहीं हुआ और पकड़ा गया। 5 वर्ष की कैद हो गई, 5 वर्ष की कैद हो गई, किंतु जेल में अच्छे व्यवहार के कारण 8 महीने में वो मुक्त हो गया, यानी छूट गया जेल से। लेकिन जो ये 8 महीना जेल में रहा उसमें कुछ रचनात्मक कार्य किया और अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है मीन कैंप। आपको पूछा जा सकता है कि हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो मीन कैंप है। और इस किताब में उसने अपनी पार्टी के भावी उद्देश्य और कार्यक्रमों का वर्णन किया। इसलिए इस किताब को नाजियों की बाइबिल भी कहा था, यानी नाजी लोगों की जो नाजीवाद था, नाजी उसके विचारों को मानते थे, उनका बाइबिल भी है मीन कैंप। तो बोला जा सकता है, ये पूछा जा सकता है आपको। हिटलर के पार्टी के सदस्य जो थे वो ब्राउन शर्ट्स पहनते थे। कैसा शर्ट्स पहनते थे? ब्राउन शर्ट्स। और अभी हमने पढ़ा था ना, फासिस्ट दल के लोग स्वयंसेवक कैसा शर्ट पहनते थे? ब्लैक शर्ट, ठीक है। और बाहों पर, हिटलर के जो ब्राउन शर्ट्स वाले थे वो बाहों पर स्वास्तिक चिन्ह के पट्टे भी लगाते थे, स्वास्तिक चिन्ह के पट्टे लगाते थे। हिटलर ने एक आक्रामक सैनिक संगठन स्टॉर्म ट्रूप्स भी बनाया था जो नाजी पार्टी के नेता और सभाओं की रक्षा करते थे। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी को अन्य दलों के मुकाबले सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ, अतः राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया और वो 1833 ईस्वी में हिटलर प्रधानमंत्री बना और सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना के लिए कार्य किया। 1933 ईस्वी में हिटलर जब प्रधानमंत्री बना तब सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना के लिए कार्य किया। एक नेता, एक दल, एक राज्य, नाजी सर्वसत्ता का आदर्श था, जैसा कि हम लोग फासिस्ट लोगों का भी देखे थे। और 1934 में हिटलर जो है जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। 1934 में जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। हिटलर ने गाबेल्स को अपनी पार्टी का प्रचारक नियुक्त किया, जिसका सूत्रवाक्य था, झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य ही बन जाए। आपको पूछा जा सकता है कि हिटलर ने अपनी पार्टी का प्रचारक किसे नियुक्त किया था? तो गाबेल्स को। और ये बात किसकी है? झूठी बात को इतना दोहराओ कि वह सत्य ही बन जाए। ये हमेशा हिटलर भी बोला करता था और गाबेल्स भी बोला करता था। 1933 के एक अध्यादेश द्वारा नाजी पार्टी जर्मनी का एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई। आपको पूछा जा सकता है कि कब जर्मनी की एकमात्र राजनीतिक पार्टी के रूप में नाजी पार्टी ही रह गई? 1933 से बाकी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। 1934 में हिटलर ने सभी प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया, यानी अब कोई भी प्रांत में विधानसभा वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ नाजी पार्टी नाजी पार्टी नाजी पार्टी रहेगा। नाजी पार्टी तथा हिटलर विरोधी लोगों पर, नाजी पार्टी तथा हिटलर ने, यहाँ नहीं होना चाहिए, ने विरोधी लोगों पर नजर रखने के लिए
एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था गेस्टापो, यानी गुप्तचर पुलिस। इस संस्था ने नाजी विरोधियों को या हिटलर विरोधियों को पूरी तरह से जर्मनी से समाप्त कर दिया। अब अपने राज्य में को अंदरूनी रूप से मजबूत स्थिति देखने के बाद हिटलर ने विदेश नीति पर ध्यान दिया और उसने क्या किया, 1935 ईस्वी में क्या किया, वर्साई की निशस्त्रीकरण संबंधी धारा को तोड़कर वायुसेना का निर्माण किया। जैसे वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी को कोई भी सेना का निर्माण नहीं करना था, सेना का गठन नहीं करना था, लेकिन 1935 ईस्वी में हिटलर ने वायुसेना का निर्माण कर दिया। 1936 में जैसे राइनलैंड संबंधी वर्साई की संधि को तोड़कर राइनलैंड जो है उस पर अधिकार कर लिया। राइनलैंड पर अधिकार नहीं करना था जर्मनी को, यानी राइनलैंड उससे छीन लिया था, ये जर्मनी का हिस्सा, इससे जर्मनी से छीन लिया गया था। तो जब जर्मनी में हिटलर मजबूत हो गया, वहाँ की सरकार मजबूत हो गई, तो उसने क्या किया, राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। राइनलैंड पर अधिकार कर लिया कब, 1936 में। 1936 25 अक्टूबर को मुसोलिनी के साथ वही रोम बर्लिन धूरी, जो हम लोग वहाँ भी पढ़े, समझौता किया, जिसको रोम बर्लिन पैक्ट भी कहते हैं। और नवंबर 1936 में जापान के साथ एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट, जापान जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद विरोधी समझौता, इसको क्या बोलते हैं, जापान जर्मनी के बीच अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद विरोधी समझौता किया। कब, नवंबर 1936 में। 1937 में इटली भी इस समझौते में शामिल हो गया। किसमें, एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट में। आपको इसके बारे में जरूर पूछा सकता है, एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट में कौन कौन से देश शामिल थे, तो आपको बताना होगा जापान, जर्मनी और इटली। जापान, जर्मनी और इटली, जापान, जर्मनी और इटली, जापान, जर्मनी और इटली एंटी कॉमिंटर्न में पैक्ट में शामिल थे। और ये रूस के विरोध में था। किसके विरोध में था, रूस के, क्योंकि कॉमिंटर्न जो है वो साम्यवादियों की एक इंटरनेशनल संस्था थी। इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कॉमिंटर्न मीन्स कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में साम्यवाद के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। तो इस साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जापान, जर्मनी और इटली ने एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट समझौता किया था। जर्मनी के साम्राज्यिक विस्तार के लिए हिटलर ने नस्लवादी ढंग से जर्मन जन की अवधारणा को सामने रखा और विशाल जर्मन राष्ट्र के लिए उचित अनिवार्य भूमि अर्थात लेबेनस्ट्रॉम, क्या, लेबेनस्ट्रॉम नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपसे पूछा जा सकता है लेबेनस्ट्रॉम क्या है, तो आपको बताना होगा कि जर्मन साम्राज्यवाद की भावना, यानी जर्मन लोगों के लिए उचित भूमि प्राप्त करने का सिद्धांत लेबेनस्ट्रॉम है, जिसे किसने प्रतिपादित किया था, तो हिटलर ने प्रतिपादित किया था। और इसके लिए उसने अपनी जर्मन जनता के लिए निवास स्थान की जरूरत की पूर्ति हेतु साम्राज्य विस्तार की बात की है। और इसके लिए क्या क्या करना शुरू किया, वो 4 मार्च 1938 ईस्वी को ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर जर्मनी में मिला लिया। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया में एक तो पैदा हुआ था, इसके कारण उससे लगाव था, नॉस्टैल्जिक था वो उसके प्रति। दूसरा, ऑस्ट्रिया में बहुत सारे जर्मन रहते थे, तो उन जर्मनों को अपने राज्य में वो चाहता था कि जितने भी दुनिया में जितने भी जर्मन हैं वो सब एक हो जाएं और एक जगह रहें। इसलिए उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। और ये राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा उल्लंघन है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर ले रहा है। राष्ट्रसंघ बेचारा कुछ नहीं कर पाया, वो मुखदर्शक बना रहा। बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर पाए। ब्रिटेन जो है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, फ्रांस को बैलेंस करने के लिए, फ्रांस की शक्ति को बैलेंस करने के लिए जर्मनी को आंतरिक ताकत देता रहा, है ना। इसी तरह से अगला कदम क्या हुआ हिटलर का, 30 सितंबर 1938 ईस्वी को, 30 सितंबर 1938 ईस्वी को म्यूनिख सम्मेलन करके उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया का एक प्रदेश था सुदेटेनलैंड, वहाँ जर्मन के लोग बहुत अधिक थे, या सुदेटेनलैंड में जर्मन
भाषी लोग ही रहते थे, इसलिए। लेकिन वो पढ़ता था चेकोस्लोवाकिया में, और वहाँ पे हिटलर क्या किया, इस सुडेनलैंड में जहाँ जर्मन लोग रहते थे, वहाँ के लोगों को विद्रोह करने के लिए, सरकार के खिलाफ, चेकोस्लोवाकिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भड़का दिया। और जब वहाँ विद्रोह हो गई तो चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने उसका दमन करने का कोशिश की, तो हिटलर उसमें कूद पड़ा और उसने कहा कि मैं कभी भी जर्मन जनता के अपमान को बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहाँ पे सुडेनलैंड में जर्मन जनता है, इसलिए वो जर्मनी के अधीन होना चाहिए। आनन फानन में ब्रिटेन फिर जो है वो फ्रांस के साथ, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर म्यूनिख में एक समझौता किया और सुडेनलैंड चेकोस्लोवाकिया से काट करके जर्मनी को दे दिया। ये तुष्टीकरण की नीति की प्रकाष्ठा थी, जो इंग्लैंड कर रहा था तुष्टीकरण, वो बहुत प्रकाष्ठा थी कि किसी देश के एक टुकड़े को काट के दूसरे देश में दे देना। और यहाँ म्यूनिख से जब फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय चैम्बरलेन, वो जब गया तो फिर बोला, यह दूसरा अवसर है जब हम बर्लिन से सम्मान सहित शांति लेकर लौटे हैं। आपको याद है पहली बार इसको किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था बर्लिन कांग्रेस से वापस जाने पर कि मैं बर्लिन से ससम्मान शांति लेकर लौटा हूँ। और दूसरी बार ये कब कह रहा है? और वो जो पहली बार कहा था तो प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, और जब दूसरी बार ये कह रहा है तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध होने जा रहा है। 21 मार्च 1939। हाँ, ये देखते हैं अब हिटलर का द्वितीय कदम क्या है। सो देखिए अगला कदम क्या है। 21 मार्च 1939 ईस्वी को मेमेल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, और अगस्त 1939 ईस्वी में उसने रूस के साथ मिलकर अनाक्रमण संधि की कि हम लोग एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यानी अगर किसी कारणवश जो है हम लोगों को आमने सामने होना पड़े तो हम लोग एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और चूंकि उसको पोलैंड पे आक्रमण करना था तो उसको डर था कि कहीं कि पोलैंड पर हम आक्रमण करें तो रूस हम पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए पहले ही उसी के साथ मिलकर उसने अगस्त में ही 1939 में रूस जर्मन अनाक्रमण संधि कर लिया था। बहुत तेज तरार होते हैं ये लोग, जबकि रूस उसका दुश्मन था, फिर भी उसके पास गया और एक संधि कर ली कि हम लोग देखिए हम लोग मित्र हो जाते हैं, हम लोग एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसा एक समझौता कर लिया और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 6 वर्षों तक लड़ा गया और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को बंद हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था लगभग। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से हुई? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से। ठीक है। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसमें सभी देश धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ होते गए और एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली प्रवेश किया और जर्मनी, जापान और इटली इसमें एक तरफ से लड़े। वहीं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका जो है वो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े। और अमेरिका कब शामिल हुआ इस युद्ध में? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण वर्साई की संधि को माना जाता है। माना जाता है कि वर्साई की संधि एक ऐसी आरोपित संधि थी जिससे वहाँ की जनता, जर्मनी की जनता जो है वो इसको नहीं पचा पाई। और जब हिटलर जैसा तानाशाह उसको मिला तो उसने प्रतिक्रिया स्वरूप
एक युद्ध को जन्म दे दिया। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयानक हुआ कि इसी युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था अमेरिका द्वारा। उसने जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर बरसाए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम बरसाए थे। और इस प्रकार जापान उसके बाद तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया था। हिरोशिमा पर जो परमाणु बम बरसाया गया था उसका नाम फैटमैन था। 6 अगस्त 1945 को बरसाया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो परमाणु बम बरसाया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। ये आप लोग जान लीजिए कि फैटमैन, आपको पूछा जा सकता है कि फैटमैन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में फैटमैन क्या है। तो ये एक परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। जो क्या हुआ था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराया गया था। और लिटिल बॉय क्या है? तो लिटिल बॉय नागासाकी पर जो 9 अगस्त को 1945 को बम गिरवाया गया था उसका नाम था। ठीक है। और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो बहुत ही भयानक था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। ठीक है, 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। धन्यवाद।